की तरफ नजर डालते हैं। बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान आया है। बीमा के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आप पिछले 3 चुनावों का इतिहास देखिए और जिस तरह से ब्राह्मण वोट बीजेपी के पाले में गए हैं, उसके बाद से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अगर हम बसपा की बात करें, उनकी छटपटाहट, उनका ब्राह्मण प्रेम आपने देखा है। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से अब ये बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। कुल मिलाकर इस खबर के बहुत मायने, तो यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। क्षेत्रों में चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। और एसपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का भी बयान, ब्राह्मणों के स्वास्थ्य बीमा का स्वागत करती है समाजवादी पार्टी। स्वास्थ्य बीमा का ऐलान कहीं जुमला साबित ना हो, बीजेपी सिर्फ जुमला पार्टी है, ये जरूर वो कह रहे हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। अब जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो आपने देखा भगवान परशुराम की मूर्ति का भी जिक्र होता है और वो बड़ी मूर्ति जो है लगाने का जिक्र होता है। रंजना हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजना जी, इस हमें कहें कि इंश्योरेंस कराएंगे, खास ख्याल रखेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ब्राह्मण पॉलिटिक्स यूपी में अभी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर भाजपा हो या कांग्रेस हो, चारों पार्टियां इस मुद्दे को किसी न किसी तरह भुनाना चाहती हैं। और एमएलसी, पूर्व एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी, जो कि अभी भाजपा ज्वाइन किए हैं थोड़े महीने पहले, तो उनका ये बयान है। अभी तक पार्टी इस मामले पे कुछ भी स्टैंड पार्टी क्लियर नहीं की है, लेकिन हाँ, वो उनका बयान जरूर आया है कि ब्राह्मणों का बीमा कराया जाएगा, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे चल करके अगर हम देखें, ब्राह्मण वोट बैंक जो 12 से 14% माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर के कवायद चल पड़ी है। आगे की जो राजनीति है, इस पे बहुत उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से ब्राह्मण किस पलड़े में जाता है, क्योंकि एक अभिषेक मिश्रा का जो बयान आया है वो दिखा रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो भी आगे आ गए हैं। परशुराम की मूर्ति लगाने का मामला हो, उनके नेता मनोज पांडे हो या संतोष पांडे हो, ये सारे लोग एक अपने मुखर हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के बात करें तो जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों के बीच एक मुहिम चला रहे हैं। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो अपने भी सतीश चंद्र मिश्रा का जिस तरह से किरदार है उसमें, और जिस तरह से वहां पे चल रहा है बिल्कुल भाईचारा समिति और इन सब चीजों का गठन और इन सब चीजों को संगठन के स्तर पर पार्टी कर रही है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वोट बैंक काफी इंपॉर्टेंट है अगले चुनाव के लिए, मिशन 2022 के लिए। और पूर्व एमएलसी का बयान जब आता है, बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान आता है, तो बिल्कुल इस पर राजनीति आगे भी और भी होगी। और क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, पिछले 3 चुनावों की हिस्ट्री देखें, खासतौर से ब्राह्मणों का बीजेपी की तरफ झुकाव देखें, और उसके बाद समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगाती है, बीएसपी इसका स्वागत करती है, कांग्रेस जितिन प्रसाद को आगे कर देती है, और अब इंश्योरेंस किया जाएगा। यानी कि एक कदम आगे रहना है ब्राह्मणों को लेकर, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है शायद। देखिए जीनत, उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से ही ब्राह्मणों के लिए जो जगह रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपने देखा होगा कि 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर के एक बड़ा प्रयोग किया था। वो प्रयोग सफल भी बहुत हद तक हुआ था। उसके बाद अब 2012 की अगर बात की जाए तो वहां पे भी देखिए कि समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पे कैंडिडेट उतारे थे ब्राह्मण की अगर बात करें तो। हालांकि 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो उसने पिछड़ा अगड़ा मिला करके सभी को कैंडिडेट बनाया और ये प्रयोग भी काफी ज्यादा सफल रहा। लेकिन चूंकि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से अब ये लग रहा है विपक्षी पार्टियों को कि अगर राम मंदिर की काट निकालनी है उनको अगर चुनावी बयार में, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अनोखा करना होगा। तो इसीलिए आप नोटिस करिए कि जिस तरीके से 5 अगस्त को भूमि पूजन होता है तो 6 अगस्त को समाजवादी पार्टी की ओर से परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया जाता है। उसके ठीक 2 दिन के बाद मायावती परशुराम के नाम पर अस्पताल खोलने की बात करती हैं। तो यूपी की जो पॉलिटिक्स अगर बात की जाए, और जहां पे मैं जिक्र करूं कांग्रेस का, तो एनडी तिवारी कांग्रेस की तरफ से आखिरी मुख्यमंत्री मैं आपके पास आती हूं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, इंश्योरेंस कराया जाएगा ब्राह्मणों का और हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, क्या कदम उठाने वाले एक बार आप इसे समझाइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीनत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसी लाइन पर काम करती हैं। हमने चाहे उज्ज्वला योजना लेके आए हो, चाहे आयुष्मान भारत लेके आए हो, समाज के सभी वर्गों को लेके आए हैं। हमने किसी को, हम जाति की राजनीति नहीं करते। ये सब बातें हैं जो जाति की राजनीति करें वो बताएं। नहीं, लेकिन ब्राह्मणों, यहाँ पे चंद्रमोहन जी ब्राह्मणों की बात हो रही है, 12 से 14% जो वोट बैंक है उसकी बात हो रही है, और ये अब इसमें सबका साथ सबका विकास कैसे है वो आप समझाइएगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया जी को लाती हूँ चर्चा में। देखिए जीनत जी, हम 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए काम कर रही है योगी सरकार लगातार, वही हमारा संकल्प है। हमारी सारी योजनाएं, कोई बता दे कि खूब लोग, कभी कोई कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं, हमारी सारी योजनाएं 24 करोड़ उत्तर प्रदेश को केंद्रित करके और बनाई गई हैं। अंत्योदय को लेकर हमने काम किया है। हम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, नई दिशा में जा रहा है। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके पास आती हूँ। अनुराग भदौरिया जी को भी शामिल कर लेते हैं। अनुराग जी, आप परशुराम की मूर्ति लगाने वाले थे और ये कहा गया कि आप एक वर्ग को खुश करना चाहते थे, उसी वर्ग को लेकर इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, तमाम मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएगी, तो आप स्वागत करते हैं? आपके नेता का स्टेटमेंट एक का आया है कि स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी जुमला पार्टी है, यानी कि थोड़ा सा डाउट है, तो कोई कमी रह जाएगी तो आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार जिस तरह से बच्चियों पे अन्याय हो रहा है, चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे अब आजमगढ़ की घटना हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पे सरकार को जिम्मेदारी करनी चाहिए। सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति बोलते हुए समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, इसके अलावा समाजवादी कोई राजनीति नहीं करते। और जहाँ तक परशुराम मूर्ति का सवाल है, हमने इसके पहले भी आपने देखा होगा बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है और कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है, तब तो कोई बहस नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी चूंकि सम्मान नहीं कर पा रही है अपने लोगों का, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है अगर परशुराम की मूर्ति लग रही है तो उनको जाति धर्म की राजनीति दिखाई पड़ती है। परशुराम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ चाहते हैं परशुराम, भगवान परशुराम की मूर्ति लगे। भगवान परशुराम तो किसी जाति के होते नहीं है भाई। राम आज सब भगवान किस जाति के होते हैं? अगर परशुराम की माँ क्षत्रिय थी, परशुराम जी पंडित जी थे, परशुराम को जो धनुष दिया था वो श्री भगवान ने दिया था, चक्र उन्होंने कृष्ण भगवान को दे दिया था। तो आप अगर भगवान को भी जाति में बांट देंगे तो कैसे चलेगा? परशुराम जी तो हम भाई, परशुराम जी तो सभी के हैं क्योंकि भगवान है, और समाजवादी कार्यकर्ता लगाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जुमले से बाहर कब निकलेगी? बताइए। नहीं, अब यही तो समस्या है कि आप करें तो बेहतर है, कोई और करे तो वो खराब हो जाता है, फिर आपको नियत पर सवाल जो है। मैं आपके पास आती हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, उन्हें एक बार शामिल कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। आप भी जितिन प्रसाद को आगे करते हैं और काफी ये आरोप लगते हैं कि ब्राह्मणों का जो है बहुत भेदभाव हो रहा है उनके साथ, तो आप सहयोग करेंगे, स्वागत करेंगे इस फैसले का? शायद जो है उनसे संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, सवाल बहुत सारे हैं। आपने अनुराग भदौरिया जी को सुना, उनके मुताबिक जैसे भगवान परशुराम किसी एक के नहीं है, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं उनको नियत पर ही सवाल है। शायद कोई टेक्निकल एरर है। अगर सुरेंद्र राजपूत जी आप जुड़े हुए हैं तो आप जवाब दीजिएगा जो मेरा प्रश्न आपसे था। जीना जी, समाजवादी पार्टी ने की कि हम जी सुरेंद्र राजपूत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपकी नियत पर प्रश्न है। आपने भदौरिया जी को सुना, उनका कहना है कि प्रदेश में और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। बच्चियों को लेकर आज ही प्रियंका गांधी बड़ा सा ट्वीट कर देती हैं, लेकिन आप लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और 22 की तैयारी कर रहे हैं। भदौरिया जी का ध्यान समग्रता की तरफ नहीं जाते हैं। समाजवादी पार्टी केवल हल्ला करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे जो है गोरखपुर की घटना हो, इन सब में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और हापुड़ वाली घटना का सबने देखा है किस तरीके से जो अपराधी था
वो भागा है और बच्चे और वो हुआ है, पुलिस ने उसको ललकारा है और उसके गोली लगी है, कहीं कोई छोड़ा नहीं गया है। लेकिन अनुराग भदौरिया को और समाजवादी पार्टी को जब भी चर्चा करनी हो तब आजमगढ़ की भी चर्चा किया करें, जौनपुर की भी चर्चा किया करें, मऊ की भी चर्चा किया करें। किस तरीके से अपराधियों के साथ में चुन चुन कर वो किसकी चर्चा करेंगे किसकी नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। अपराधी का मतलब अपराधी होता है। अपराधी को कौन समाजवादी विकास दुबे बना रहा था? विकास दुबे को समाजवादी कौन बना रहा था? अखिलेश यादव जब बोलेंगे कि विकास दुबे निर्दोष था तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि आप कॉल रिकॉर्ड निकालिए और जांच कराइए, फिर हम उस पर भी जाएंगे और बहुत बारीक बहस हो जाएगी। मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहूंगी, मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए। अगर सुरेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं तो अब बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि ब्राह्मणों के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस की व्यवस्था कराई जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर हर तरह से। स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों आप बहुत फिक्रमंद थे। आपके नेता जितिन प्रसाद जी आगे आए थे कि ब्राह्मणों के लिए स्टेप्स उठाने की बहुत जरूरत है। देखिए जीनत, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वर्ग विभेद जैसी और गैर कानूनी बातें कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का आप एक चीज बताइए, इंश्योरेंस कब कराया जाता है, इंश्योरेंस का क्लेम कब मिलता है, ये जरा वो माननीय बताना। दूसरी बात, खाली ब्राह्मणों का क्यों इंश्योरेंस कराएं? सारे के सारे चाहते हैं। किस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, किस तरीके की भाषा का उपयोग होता है। एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश जाति विशेष के खिलाफ और धर्म विशेष के खिलाफ इस तरीके से कहीं आपराधिक मानसिकता के लोग, शायद तकनीकी खराबी थोड़ी सी हो रही है, लेकिन हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अचानक से जो है ब्राह्मणों की फिक्र हर पार्टी को कैसे हो गई और कैश करने की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है। अनुराग भदौरिया जी, कोई प्रतियोगिता चल रही है क्या प्रदेश में? अनुराग जी आपने चंद्रमोहन जी को भी सुना होगा, उनका तो कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हल्ला करती है, उनको हित से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई आपको फिक्र है ब्राह्मणों की? जवाब सुनिए, मैंने कहा समाजवादी का काम तो रोड पे दिखाई पड़ रहा है। आप रोड पे निकलो, आपको मेट्रो दिखाई पड़ेगी, आपको एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल्स दिखाई पड़ेंगे जो कोविड में यूज हो रहे हैं, आपको रिवर व्यू फ्रंट दिखाई पड़ेगा, आपको लैपटॉप बच्चों के पीछे बैग, अगर आप किसी स्कूल में चले जाइए तो रास्ते पे वो आपको बैग अपना लैपटॉप लिए जा रहे हैं। आपको दिखाई पड़ेगा समाजवादी पेंशन जो हमने देनी शुरू करी थी, आपको दिखाई पड़ेगा 108 एम्बुलेंस। सर, वो जनता को नजर नहीं आया चुनावों में। अनुराग जी, वो जनता को क्यों नजर नहीं आया चुनावों में? दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव मुद्दा होता है, हमारे लिए जनता की सेवा मुद्दा होता है। बस फर्क इतना है, भले जनता हमें नकार दे लेकिन हम विकास की बात करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 108 की बात करेंगे, फिर 100 डायल की बात करेंगे, 1090 की बात करेंगे। हम समाज के उन्नति की बात लेकिन आप भी तो इस मूर्ति पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए, भगवान परशुराम की मूर्ति लगानी है, उसके पीछे का आप मुझे लॉजिक बताइए। दूसरी बात ये कि जो है एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। आपके ही नेता जो है बीजेपी की तरफ से जो फैसला आता है कि नेता का स्टेटमेंट, उसका वेलकम कर रहे हैं, तो फिर उसका आधार क्या है? अरे देवी जी, मेरी बात तो सुनना नहीं चाहते। अब दिक्कत ये है, मैं सब कुछ गिना रहा हूँ फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये है कि हम समाजवादी लोग हमेशा समाज के हर वर्ग के, हर जाति, धर्म और समाज का विकास करने की बात करते हैं। हम कभी भी राजनीति धर्म की और जाति की नहीं करते। और आपने जो आप जिस परशुराम मूर्ति की बात बता रहे हैं, परशुराम जी की मूर्ति हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, परशुराम जी किसी जाति के नहीं है। उनकी माँ छत्री थी, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना धनुष राम को दे दिया था, चक्र कृष्ण भगवान को दे दिया था। अब बताइए कृष्ण भगवान कौन थे? राम क्या थे? राम छत्री थे। कृष्ण भगवान यादव वंश से आते थे और ये पंडित जी थे, माँ छत्री थी। अब बताइए, ये कोई जाति धर्म की बात हो गई? ये तो ये भगवान की कोई जाति नहीं होती। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप विकास की बात करें। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की बात करे। छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे लखीमपुर की बात हो, चाहे हापुड़ की बात हो, चाहे भगवान किसी के नहीं होते, लेकिन भगवान की बात जिस टाइमिंग पर की जाती है अनुराग जी, उस पर सवाल जरूर उठते हैं। क्या समाजवादी पार्टी, आप इसी मंच से मुझे बता दीजिए, आप वेलकम करते हैं इस चीज का जो स्टेप उठाया जा रहा है? भगवान के नाम पे भी टाइमिंग होता है कि आप टाइम के हिसाब से। सर, मैं आपकी जो बोलने की शैली है उससे वाकिफ हूँ अनुराग जी।
मैं आपकी बोलने की शैली से वाकिफ हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप इसका स्वागत करते हैं? अरे मेरे साथ आप बोलिए विकास करने वाली समाजवादी पार्टी की जय, क्योंकि आप भी एक्सप्रेसवे पे चलती हैं, तो जय बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप खुद ही एक्सप्रेसवे पे चलते हैं। हमारे लिए तो जो नेता काम करे, जो पार्टी काम करे, सबकी जय, लेकिन वो काम तो करे। अब आप मुझे बताइए, आप इसका वेलकम करते हैं? चले कि नहीं आज तक? अनुराग जी पे चले कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। आप एक्सप्रेसवे पे चले हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। अनुराग जी, हम टैक्स देते हैं, हम हर जगह चलेंगे, ये हक है हमारा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, आप सवाल का ये आपकी यही आपकी क्वालिटी है कि आप जो है टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, इसका वेलकम करते हैं आप? तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर आज यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई ब्राह्मणों का जो प्रेम है, ब्राह्मणों को जो है साधने की कोशिश ये कहा जा रहा है। और आप पिछले 3 चुनावों में इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकाला, मायावती ने सत्ता में आती है। 2012 में भी ऐसा ही हुआ, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है। और देखिए, साधने की कोशिश जरूर हुई कांग्रेस की तरफ से जब एसपी और कांग्रेस साथ में आते, लेकिन वो फ्लॉप हो गए और जो बीजेपी है वो सत्ता में आती है। और अब कोशिश यही हुई है कि उसे बनाए रखे और राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद और ज्यादा इसे जो है जोड़ने की कोशिश हो रही है। अनामिका, कुल मिलाकर अगर कोई भी पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, बस उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। बिल्कुल, देखिए, जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात करेंगे तो कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे आपको जैसे भी मिल रहे थे। विकास की बातें, हाँ, अत्याचार की बातें, करप्शन की बातें करेंगे वो, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चुनाव के ठीक डेढ़ साल पहले परशुराम की मूर्ति की आवश्यकता क्या है, या ऐसे क्या हालात हो गए कि बीमा कराने की स्थिति बन गई है। तो ये जो सवाल है, ये इसके जवाब कोई देगा नहीं। और ये भी यहाँ पर देखिए आपकी, जहाँ पे विधानसभा सत्र शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे विपक्षी पार्टी की ओर से एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी अत्याचार हुए हैं ब्राह्मणों के ऊपर, या फिर जो भी एनकाउंटर हुए, या फिर जो भी चीजें घटनाएं रिसेंटली हुई हैं, उसका वो खाका बना करके ले जाएंगे विधानसभा सत्र के अंदर और इस मुद्दे को वो विधानसभा में उठाएंगे। तो विपक्षी पार्टियां सरकार पे हमलावर होना चाहती हैं ब्राह्मणों को लेकर के और उन पर अत्याचार को लेकर के। तो बीजेपी ने उसकी काट निकाली है ब्राह्मणों को इंश्योरेंस दे करके। तो राजनीति हर तरफ से लगातार हावी हो रही है और आपको भी अभी और दिखाई देने वाली है। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसी बातें अभी और भी दिखाई देने वाली हैं, जहां पे हर पार्टी की ओर से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि इस बार 12% वोटों को साधने के लिए और क्या नया किया जाए, जिसमें बीजेपी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी कूद चुकी है, कांग्रेस भी कम नहीं है, और बसपा की ओर से भी अब ये कहा जा रहा है कि भाई एक विंग बनाई जाएगी। वो विंग पहले ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो वोटर्स हैं उन पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। बात ये है कि मन में बेशक से डाउट रहे भी तो भी आप पब्लिकली मैसेज देने की ये कोशिश जरूर करते हैं कि हम वेलकम कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। पीछे से आप बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, लेकिन आप वेलकम भी करते हैं और फिर दूसरी पार्टियों की नीयत पर आप सवाल भी उठाते हैं। देखिए, सियासत है। और अगर आप देखिए तो 1-1.5 साल तक आपको याद होगा कि जब 2007 में मायावती ने जब इसकी शुरुआत की थी तो जनेऊ बांटे गए थे, जाके कॉलोनियों में जनेऊ बांटे गए थे, ब्राह्मण सम्मेलन किए गए थे। आपको ये भी याद होगा कि 2012 में भी समाजवादी पार्टी की ओर से आज जो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, तब परशुराम सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन में लाखों लोगों को बुलाया गया था। मुलायम सिंह यादव खुद मंच पर थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। हालांकि ये बात और है कि 2017 के चुनाव की अगर आप देखें रिसेंटली देखा जाए, और जो माना जाता है कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो सवर्ण भी हैं, तो 17 में इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को तोड़ने का प्रयास किया गया बीजेपी की ओर से। दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट भी दिया गया। ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम बड़े नेता ऐसे थे जिनको टिकट देकर के ब्राह्मणों का फेस बनाने का प्रयास किया गया। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से हर चुनाव में प्रयास किया जाता रहा है। अब चूंकि 2022 के चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे परशुराम के नाम पर अस्पताल, परशुराम के नाम पर मूर्ति, परशुराम के नाम पर अभी शायद कोई स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दे लगे हाथ। अभी बीजेपी की ओर से बीमा योजना की शुरुआत करने की बात की जा रही है। तो कुछ ऐसे ही आपको नई योजनाएं और नए शिगुफे आपको चुनाव तक देखने को मिलेंगे, जिसको फ्रंट पे आके कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि 12% वोटरों को साधने का प्रयास जम के हो रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी। अनामिका, एक और चीज, अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेटमेंट के बाद या इस स्टेप के बाद हम स्पेशली यूपी की पॉलिटिक्स में क्या चेंज देखने वाले हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ठीक है, एसपी परशुराम का जिक्र करती है, बीएसपी जो है उसका वेलकम करती है, और गाय बगाए जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार का भी वो जिक्र कर देती है, और काफी ट्वीट के जरिए पेनफुल ट्वीट्स भी हम देखते हैं, फिक्रमंद रहती है। उधर कांग्रेस पार्टी जो है दिन रात मेहनत कर रही है। हमने जतिन प्रसाद को भी देखा काफी आगे आते हुए, और उसके बाद भी जो है काफी इंटरनल स्टेटमेंट्स और फाइट्स भी। क्या असर आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए अभी यहाँ पर देखिए जो 3 दिन होने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के ये जो पूरे के पूरे बयानबाजी है या जो रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात की जा रही है, परशुराम की मूर्ति की बात की जा रही है, विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को ब्राह्मण जो एक पूरा का पूरा धुरी है राजनीति की, उसको उछाला जाएगा विधानसभा के अंदर। ये भी आपको देखने को मिलेगा। 3-4 दिनों में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर होगा बीजेपी के ऊपर। वहीं दूसरी ओर अभी प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर बहुत जल्द वो अपना शेड्यूल तय करने वाली हैं। हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में वो यूपी के दौरे पर आए। तो जैसे ही प्रियंका गांधी यूपी में एंट्री करती हैं वैसे ये पॉलिटिक्स कांग्रेस की ओर से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जतिन प्रसाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और जो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को भी और आगे लेके जाएंगे, तो अभी वो आपको पॉलिटिक्स कांग्रेस की ओर से ज़्यादा दिखाई देगी। वहीं आपको भी इंतजार करना होगा क्योंकि परशुराम की काट बीजेपी ने इंश्योरेंस के जरिए निकाली है। तो अभी आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे ही और बड़ी योजनाएं या बड़ी बातें ब्राह्मणों को लेकर के उनको साधने को लेकर के दिखाई दे सकती है, जिसमें प्रियंका गांधी भी कूदने वाली है आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है। आप रहिए हमारे साथ में, एक बार दर्शकों को फिर से सुना देते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों की फिक्र हुई है, क्या जो है स्टेटमेंट आया है। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो तो तमाम सारे क्षेत्रों में कोशिश हो रही है कि स्टेप्स उठाए जाए, मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया जाए, किसी तरह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे जॉब भी दी जाए, इस तरह की भी का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट आता है तो एसपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का बयान क्या है वो भी आपको बताते हैं। ब्राह्मणों के स्वास्थ्य बीमा का स्वागत करती है समाजवादी पार्टी। स्वास्थ्य बीमा का ऐलान कहीं जुमला साबित ना हो जाए, ये डाउट जो है वो डाला जा रहा है। बीजेपी सिर्फ जुमला पार्टी है, इस आरोप के साथ बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, ये अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं। हालांकि आपने अनुराग भदौरिया को सुना, वो किस तरह से जो है वो कहते हैं कि हम विकास की बातें करते हैं और वो टाइमिंग को लेकर भी काफी आपने देखा कि जवाब देने से बचते नजर आए। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर आप इंश्योरेंस का जिक्र कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प का जिक्र कर रहे हैं आप, फिर या किसी और तरह से हेल्प की बात करें या जॉब्स का आप जिक्र कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन नहीं होगी क्या? सबका साथ सबका विकास, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए जीनत, जैसे ही आप बात करती हैं इन सब चीज़ों की, तो वैसे ही समाजवादी पार्टी कहती है कि काम बोलता है, बीजेपी की ओर से कुछ और कहा जाएगा, कांग्रेस की ओर से कुछ और कहा जाएगा। लेकिन ये तो तय बात मानिए आपकी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी आप देखेंगे चुनाव जैसे आने वाले होते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हावी होती है। कास्ट वोटरों को साधने के लिए अलग अलग बयानबाजी की जाती है, रिझाने का प्रयास किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से साड़ी तक बांटी गई, इसके अलावा पिछड़ों को साधने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूरा का पूरी सरकार बनी और अब स्ट्रक्चर देखिए तो वहां भी प्रयास किया गया कि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाए। 2022 के चुनाव हैं, अभी चुनाव में बहुत वक्त है, 1.5 साल का समय है, लेकिन अभी से पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ये चिंता होने लगी है कि अगर बीजेपी राम मंदिर, जैसे कि भूमि पूजन हो चुका है और भूमि पूजन के बाद से राम मंदिर का काम शुरू होने वाला है, 20 अगस्त को अगली बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, तो जैसे ये काम आगे और बढ़ता है बीजेपी इसको और अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करेगी। तो बीजेपी के राम मंदिर की काट, या फिर अगर यूँ कहें तो हिंदुत्व की काट जो है वो विपक्षी पार्टियों को कुछ इस तरीके से ही निकाली, जहाँ पे परशुराम जयंती की बात की जा रही है, परशुराम के नाम पे मूर्ति की बात की जा रही है। तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बाकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो तो बहुत बाद में चली जाती हैं, जहाँ पे प्रयास बस ये होता है चुनाव के वक्त पर कि कैसे जो कास्ट वोटर्स है, जो ज़मीनी वोटर्स है, जो वोट देने जाते हैं कास्ट में बट करके, उनको कैसे साधा जाए। आप ये भी देखिए जीनत की बड़ी विभत्स परिस्थिति है कि जहाँ पे विकास दुबे जैसा एक कुख्यात अपराधी जिसका एनकाउंटर होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे उसके लिए ये कहते हैं कि भाई बड़ा अत्याचार हो गया। कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो अपराधियों को कास्ट में बांट देते हैं। बिल्कुल, तो अनामिका ये बात तो स्पष्ट मान ली जाए, अनामिका ये बात तो स्पष्ट मान ली जाए कि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक रहने वाला है और अभी से जमीन तैयार हो रही है और हर पार्टी की एक्सरसाइज के बाद हम जो है ये समझ ले कि कुल मिलाकर कम से कम ब्राह्मणों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, साध कर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है।
बिल्कुल जीनत, देखिए 12% वोटर्स को कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना नहीं चाहती और अपने तरीके से साधने का प्रयास कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस बार राम मंदिर के भूमि पूजन के ठीक बाद ये जो बड़ा शिगुफा दिया परशुराम क्योंकि मूर्ति लगाने का, फिर उसमें बहन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कूद पड़ी, तो बीजेपी ने उसकी काट निकाल ली है इंश्योरेंस के जरिए। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि परशुराम की जो मूर्ति लगाई जा रही है क्या उसकी हाइट भी बढ़ाई जाएगी, क्या उसकी लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो क्या ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम और भी आगे किए जाएंगे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं या जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है, या बसपा की ओर से कुछ और बड़े ऐलान किए जाएंगे ब्राह्मणों को लेकर के। तो देखा जाए अगर तो वैसे भी मायावती सफल रही इस पूरे प्रयोग में, तो वो भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे और जब प्रियंका गांधी मैदान में आएंगी तो जरूर आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कर। कुल मिलाकर हम देखें तो बहुत ज्यादा इस खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर अभी आप और सारी अनाउंसमेंट देखने वाले। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आप ये देखें कि ये दिशा तय हो रही है और दशा, अगर हम चुनावों का जिक्र करें, अभी से जो है माहौल तैयार हो रहा है।